कलमा पढ़ो या मर जाओ, ये वो आखिरी शब्द थे जो सुजाता कलथिया ने अपने पति के सिर पे गोली लगने से पहले सुने थे। 3 गोलियां, एक सवाल। आतंकवादियों ने कश्मीर के स्वर्ग को हत्या के मैदान में बदलने की हिम्मत कैसे की? ये 22 अप्रैल 2025 की कहानी है, जिस दिन पहलगांव के बैसन मैदान में 26 पर्यटकों की हत्या कर दी गई, जिसमें एक हनीमून पर गए नौसैनिक अधिकारी और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। लेकिन यह सिर्फ गोलियों और खून खराबे के बारे में नहीं है। कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड युद्ध का मैदान क्यों बन गया? पर्यटकों को आतंकित करने से किसे फायदा होगा? और क्या भारत की जवाबी कार्रवाई परमाणु संकट को जन्म देगी? आइए सच्चाई को उजागर करें। पहलगांव केवल एक पर्यटन स्थल नहीं था, यह कश्मीर की नाजुक सामान्यता का प्रतीक था। 2019 में अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद सरकार ने रिकॉर्ड पर्यटकों के साथ शांति का दावा किया। 2024 में 2 करोड़ टूरिस्टों द्वारा होटल पूरी तरह से बुक थे और सोशल मीडिया #कश्मीर रिबॉर्न से गुलजार था। सतह के नीचे तनाव कम हो रहा था। क्या भारत ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया? पूर्व जम्मू कश्मीर डीजीपी शेष पॉल बैद का दावा है कि खुफिया जानकारी ने हफ्तों पहले टीआरएफ की साजिश को चिन्हित किया था, फिर भी न्यूनतम सुरक्षा के साथ खुला रहा। पुलिस परमिट की जरूरत नहीं थी, अधिकारियों ने स्वीकार किया। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप ऐसे क्षेत्र में सुरक्षित महसूस करेंगे जहां आतंकवादी 22 घंटे तक बिना पकड़े यात्रा करते हैं? ये लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सुरक्षा चौकियों को चकमा देते हुए घने जंगलों और दुर्गम इलाकों से लगभग 22 घंटे तक पैदल चलते रहे। वो AK-47 और M4 राइफलें लिए हुए थे। स्थानीय लोग और पर्यटकों से मोबाइल छीनते थे और सैन्य सटीकता के साथ अपनी गतिविधियों का तालमेल करते थे। तो सवाल है, भारत के सबसे अधिक सैन्यकृत क्षेत्रों में से एक में वे निगरानी से कैसे बच निकले? क्या खुफिया जानकारी में कोई कमी थी या कुछ और भयावह? स्थानीय समर्थकों का नेटवर्क। दोपहर लगभग 2:45 बजे भारतीय सेना की वर्दी में 6 लोग देवदार के जंगलों से बाहर निकले। AK-47 और M4 राइफलें गरजने लगी। हमले में बची सिमरन चांदनी बताती है, हमने सोचा कि गुब्बारे फट गए, फिर चीखें निकली। मैं भगवान का नाम लेते हुए भागी। आतंकवादियों का तरीका खौफनाक था, धर्म आधारित हत्याएं। इंदौर के एक ईसाई सुशील नथानिया को इस्लामी आयतें ना सुनाने पर गोली मार दी गई। उनकी पत्नी रो पड़ी। उन्होंने उसका नाम पूछा और फिर गोली चला दी। एक स्थानीय फोटोग्राफर जो पेड़ पे छिपा था, उसने 10 मिनट की इस हत्या को कैद किया। उसका वीडियो, जिसे बाद में NIA ने अपने कब्जे में ले लिया, उसमें आतंकवादियों को पर्यटकों का शिकार बनाते हुए अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए दिखाया गया। सवाल है, परिवारों को क्यों निशाना बनाया गया? क्या यह दिल्ली को संदेश था या कश्मीर में उग्रवाद को फिर से जगाने का प्रयास? लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की नवविवाहित पत्नी हिमांशी नरवाल से, जो सबसे पहले गोली लगने वालों में से एक थे, वह पुलिस वाले और CRPF की टीमों के आने तक अपने पति के साथ रही। पहलगांव के स्टेशन हाउस ऑफिसर सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति थे, जो अल्पकल्पनीय नरसंहार के दृश्य में आगे बढ़े। तब तक आतंकवादी जंगल में चले गए थे। क्या धार्मिक पहचान अब घाटी में मौत की सजा बन गई है? कुछ ही घंटों में भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। 5 कठोर कदम। पहला, सिंधु जल संधि निलंबित, पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं। दूसरा, अटारी सीमा बंद, सार्क वीजा रद्द, राजनयिक स्टाफ आधा कर दिया गया। युद्ध की प्रस्तावना, NIA ने कमान संभाली। TRF के भूतिया गुरुओं की तलाश में। सेना हाई अलर्ट पर। सेना प्रमुख द्विवेदी कश्मीर पहुंचे। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया। इस बीच सरकार के सामने कठिन सवाल है, इतनी सावधानी से योजनाबद्ध हमला कैसे हो गया? सुरक्षा उपाय पर्याप्त क्यों नहीं थे? क्या हम खुफिया तंत्र की विफलता देख रहे हैं या आतंकवादी रणनीति का विकास देख रहे हैं, जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था से कहीं आगे निकल गया है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, भारत बिना सबूत के हम पर आरोप लगा रहा है। फिर भी TRF के लश्कर और पाक के SSG के कमांडो से संबंध जग जाहिर है। पूर्व रॉ प्रमुख AS दुलत ने चेतावनी दी, यह पुलवामा 2 है, लेकिन इसके बढ़ने से परमाणु युद्ध का खतरा है।
इस हमले के बाद बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हो गई। विश्व के नेताओं ने प्रतिक्रिया देने के लिए हाथापाई की। फ्रांस के मैक्रोन, हम भारत के साथ खड़े हैं। रूस के पुतिन ने इसे बर्बरता कहा, जबकि ट्रंप ने कंधे उचका दिए और कहा उन्होंने 1000 वर्षों तक लड़ाई लड़ी है, वे इसका हल निकाल लेंगे। लेकिन पाखंड हावी रहा। यूएई, जो एक पीड़ित का घर है, उसने हमले की निंदा की, लेकिन कश्मीर की स्थिति पर चुप रहा। यूके के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने सैन्य कार्रवाई का आग्रह किया। भू राजनीति के पीछे बिखरी हुई जिंदगियां हैं। साइलेस की विधवा शीतल कल्थिया ने कहा, नेताओं को जेट सिक्योरिटी मिलती है, मेरे पति को गोलियां मिलती हैं। कौस्तुभ गनबोटे की बेटी, पापा ने आइसक्रीम का वादा किया था। कश्मीर में विरोध भड़क उठा। 6 छात्र देहरादून से भाग गए। कश्मीर के शीर्ष मौलवी मिरवाइज उमर फारूक ने पीड़ितों के लिए प्रार्थना की, लेकिन चेतावनी दी, टीआरएफ के पापों के लिए सभी मुसलमानों को दंडित ना करें। हॉटमेल के सबीर भाटिया ने अपील की, कश्मीरियों को अकेला ना छोड़े, आतंकवादी हमें विभाजित करना चाहते हैं। सवाल है, भारत क्या संतुलन बना सकता है? न्याय से प्रतिशोध। सिंधु संधि का निलंबन एक गेम चेंजर है। पाकिस्तान की 80% कृषि इसी जल पर निर्भर करती है। जवाबी कार्रवाई करते हुए इस्लामाबाद ने शिमला समझौते को खत्म करने की धमकी दी, जिससे एलओसी मिट जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा, सिंधु संधि कश्मीर के लिए अनुचित थी, लेकिन युद्ध से कुछ हल नहीं होता। क्या भारत सरकार की कार्रवाई पाकिस्तान को आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए मजबूर करेगा या उन्हें चीन के करीब ले जाएगा? आज पहलगांव के होटल 90% खाली हैं। जावेद बुर्जा, होटल मालिक, हम 1990 के दशक के डर में वापस आ गए हैं, लेकिन पीएम मोदी ने कसम खाई है, अमरनाथ यात्रा जारी रहेगा। समाधान क्या है? आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त करे, जैसा जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया। जमीनी स्तर पर पर्यटकों के लिए हॉटलाइन। अंतिम सवाल, क्या कश्मीर फिर से स्वर्ग बन सकता है या खून के धब्बे हमेशा के लिए बने रहेंगे? पहलगांव हमले ने एक राष्ट्र के संकल्प और घाटी की आत्मा का परीक्षण किया, लेकिन जब तक सुजाता जैसी माताएं न्याय चाहती हैं और आदिल हुसैन जैसे कश्मीरी, जो पर्यटकों के लिए आतंकवादी से लड़ने वाले टट्टू चालक जैसे लोग नफरत पर साहस चुनते हैं, उम्मीद जिंदा रहती है। सतर्क रहें, एकजुट रहें। धन्यवाद।